हमें दक्कन के उन इलाकों में मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा रहना पड़ेगा। मरहटों, राजपूतों और बेजापुर वालों को अपने सामने ज़ेर करके यहाँ अमन व अमान कायम करना वक्त तलब काम है। इस बिना पर अगर हालात कुछ दुरुस्त हुए और शुमाल की तरफ से कोई लश्कर इधर आया तो मैं अपनी नानी अम्मा को यहाँ बुलवा लूँगा। हमारे पास आगरा में छोटी सी एक हवेली है जिसके अंदर हम तीनों रहते हैं। मेरे पास कुछ रकम है। मैं कोशिश करूंगा जहां ये दोनों मियाँ बीवी रहना चाहें वहां उनके लिए मकान खरीद कर उनकी रहाइश का एहतमाम कर दूंगा। वहीं मैं नानी अम्मा को भी बुला लूंगा। उसके बाद इन दोनों की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। औगर खान जब खामोश हुआ तब इस बार ज़रनिगार की माँ सुल्ताना उसे मुखातिब करके कहने लगी, बेटे, तुम रनमस की शादी के लिए इस कदर एहतमाम कर रहे हो, इस कदर इंतजामात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो, लेकिन तुमने अपनी शादी से मुतल्लिक जिक्र नहीं किया। बेटे, अगर तुम्हारी बात अभी तक कहीं तय नहीं हुई तो हम तुम्हारे लिए भी सूरत शहर में कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर सकते हैं। औगर खान जवाब में कुछ कहने ही लगा था कि इससे पहले ही रनमस खान बोल उठा, इनके लिए आपको रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। पूना शहर में एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ इन पर निछावर कर चुकी है और इनसे बेपनाह मोहब्बत करती है। ये भी उसे पसंद करते हैं। रनमस खान के इन अल्फाज पर सुल्ताना और ज़रनिगार दोनों मुस्कुरा रही थी। इस मौके पर कंबर खान बोल उठा, रनमस खान, बेटे, हम भी तो जाने वो लड़की कौन है और कैसी इसकी मुलाकात औगर खान से हो गई। जवाब में रनमस खान मुस्कुराया, कहने लगा, वो लड़की पूना शहर के हाकिम राजा जय सिंह की बेटी शीतल है। जय सिंह पहले ही अपनी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल के साथ दिल्ली में रहता था। दिल्ली के क़याम के दौरान ही शीतल भाई को पसंद करने लगी थी और मोहब्बत में पहल भी उसने की। भाई जी शुमाल मगरिब की मुहिम से फारिग होकर एक बार दिल्ली शहर में दाखिल हुए तो उसने न सिर्फ भाई का बेहतरीन स्वागत किया बल्कि उसी स्वागत और इस्तकबाल के दौरान उसने भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। वो हमारी नानी अम्मा से भी मिल चुकी है। वो और उसकी माता दुर्गावती भी चंद दिन हमारी नानी के पास क़याम कर चुकी हैं। रनमस खान जब खामोश हुआ तब सुल्ताना औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटे, अब तुम ये कहो कि तुम शीतल से कब तक शादी करना चाहते हो। जवाब में औगर खान ने एक गहरी निगाह अपने पहलू में बैठे हुए रनमस खान पर डाली, फिर कहने लगा, अम्मा, बात यह है कि पहले शादी रनमस खान की होगी। ये छोटा है, मेरा बड़ा ख्याल करता है, बड़े समझते हुए बाप की तरह मेरा एहतराम करता है। इस लिहाज से इसकी शादी का एहतमाम मुझे पहले करना है, बाद में मैं अपनी शादी से मुताल्लिक सोचूंगा। अब मैं वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। मैं और रनमस खान दोनों लश्कर में जाना चाहते हैं। ये अंगूठियां लें और मेरे ख्याल में इस रस्म की अंजाम दही करें। सुल्ताना चूंकि उस वक्त ज़रनिगार के साथ बैठी हुई थी लिहाजा वहां से उठ खड़ी हुई और रनमस की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटे, तुम यहाँ ज़रनिगार के पास आकर बैठो। इस मौके पर सवालिया से अंदाज में रनमस खान औगर खान की तरफ देखने लगा था। जवाब में औगर खान मुस्कुराया, कहने लगा, मेरी तरफ क्या देखते हो? अम्मा जो कुछ कह रही हैं ठीक ही है, वहाँ जाकर बैठो। वो लड़की अब पराई नहीं है, मेरी बहन और तुम्हारी होने वाली बीवी है। अब उससे शर्माना कैसा? औगर खान के इन अल्फाज पर ज़रनिगार गर्दन झुकाकर मुस्कुरा रही थी। रनमस खान अपनी जगह से उठा और ज़रनिगार के पास जा बैठा था। इस मौके पर ज़रनिगार बेचारी हल्के हल्के कपकपा रही थी। फिर दोनों अंगूठियां सुल्ताना ने औगर खान से ले ली। ज़रनिगार और रनमस खान दोनों को एक एक अंगूठी थमाई और वो अंगूठियां एक दूसरे को पहनाने के लिए कहा। रनमस खान ने ज़रनिगार को, ज़रनिगार ने रनमस खान को अंगूठी पहना दी थी। इस मौके पर सबने खुशी का इजहार किया। फिर औगर खान सिकंदर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम, इस काम के लिए मैं आया था वो अंजाम हो चुका। इस रिश्ते पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद औगर खान जब रुका तब सुल्ताना अपने शौहर सिकंदर के करीब बैठ गई थी। फिर औगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, बेटे, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान एक रिश्ता है। थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू के दौरान तुम कह रहे थे कि तुम इन दोनों की रहाइश के लिए कोई मकान खरीद लोगे। बेटे, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहूँगी कि आपकी नानी को यहाँ बुलाया जाए और वो हमारे यहाँ क़याम करें ताकि हमें भी उनकी खिदमत का मौका मिले। बेटे, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि जब तुम घर के 3 ही अफराद हो तो फिर तुम्हारी नानी अम्मा को कौन संभालता है? औगर खान गला साफ करते हुए कहने लगा, दरअसल हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं। शुरू से ही वो मेरी नानी अम्मा का ख्याल रखते हैं।
हमारे हमसायों की 2 बेटियां हैं जो शादी के बाद भी हमारी हवेली के दाएं बाएं रहती हैं। वही हमारी नानी अम्मा को संभालती हैं और उन्होंने कभी हम दोनों भाइयों को नानी अम्मा की खिदमत का मौका ही नहीं दिया। नानी अम्मा भी उन पर पूरा एतमाद और भरोसा करती हैं। हमारी गैर मौजूदगी में वही हमारी नानी अम्मा की देखभाल करती हैं। औगर खान जब खामोश हुआ तब सुल्ताना फिर बोल उठी, जब भी तुम्हें मौका मिले नानी अम्मा को यहाँ बुलाओ, वो हमारे पास कयाम करेंगी, मैं और जरनिगार उनकी देखभाल करेंगी। सुल्ताना जब खामोश हुई तब जरनिगार पहली बार औगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, भाई अम्मा ठीक कहती हैं, आप नानी अम्मा को यहाँ बुलाएं, मैं खुद उन्हें संभालूंगी, उनकी खिदमत करूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। जरनिगार के इन अल्फाज पर औगर खान खुश हो गया था। फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब आप हम दोनों भाइयों को इजाज़त दें। जिस मकसद के लिए हम यहाँ थे, खुदा का शुक्र के बड़े एहसन तरीके से उसे अंजाम दे चुके हैं। अब हम दोनों भाई लश्कर में जाएंगे। मगरिब के बाद मैं पूना का रुख कर जाऊंगा, रनमस्त बेजापुर की तरफ चला जाएगा। औगर खान के इन अल्फाज के जवाब में सिकंदर खान कुछ कहना ही चाहता था कि कंबर खान पहले ही बोल उठा, औगर खान बेटे, ये कैसे मुमकिन है? अभी अभी मंगनी की रस्म अदा की गई है और अभी तुम दोनों भाई उठकर चले जाओगे? बेटे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर तक खाने का एहतमाम करेंगे, इस मंगनी की खुशी में सारे बैठकर खाना खाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। जवाब में औगर खान कहने लगा, कंबर खान मेरे मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मुझे वक्त ज़ाय किए बगैर पूना पहुंचना है। उसके बाद मुझे मरहटों के खिलाफ अपना लाहे अमल भी तैयार करना है कि किस तरह उनसे निमटना है, इसलिए कि मरहटों ने अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ये तरीक़ाकार शिवाजी के बेटे शंभूजी ने अपनाया है। दरअसल शंभूजी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा तो अपने साथ रखा है, ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है। बाकी लश्कर को उसने अपने दूसरे सालारों के तहत करके मुख्तलिफ अतराफ में फैला दिया है, जो लूट मार, डाका जनी और शिकस्त व रेख्त का काम अंजाम देते हैं और अपने लिए ज़रूरियात का सामान हासिल करते हैं। ऐसा करने से शंभूजी ये भी इरादा रखता है कि इस तरह वो हमारे लिए उन इलाकों में अनगिनत महाज खोलेगा। जगह जगह उसके सालार मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहेंगे और हमारे लिए अनगिनत महाज खोलकर परेशानी और नाकामियों का बायस बनते रहेंगे। लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्द मरहटों के अलावा राजपूतों को भी अपने सामने ज़ेर करके मीरे मोहतरम औरंगज़ेब आलमगीर की निगाहों में सुरखरू होना चाहता हूँ। औगर खान जब खामोश हुआ तब सिकंदर बोल उठा, बेटे, जो कुछ आपने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम तुम्हारी बात को तस्लीम करते हैं। पर बेटे, हम तुम दोनों भाइयों को ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, अभी थोड़ी देर तक खाना तैयार करते हैं। हमारे साथ खाना खाकर खुशी का इजहार करके फिर तुम दोनों भाई रुखसत होना चाहोगे तो हम तुम्हारी राह नहीं रोकेंगे। इसके साथ ही सिकंदर खान के कहने पर सुल्ताना, जरनिगार और अजीमा खातून खाना तैयार करने लग गई थी। सबके साथ औगर खान और रनमस खान ने खाना खाया, फिर वो वहाँ से रुखसत हो गए थे। उसी रोज़ मगरिब की नमाज के बाद रनमस खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ बेजापुर की तरफ चला गया था, जबकि औगर खान अपने लश्कर को लेकर पूना का रुख कर रहा था। मेवाड़ का राजा महाराणा जय सिंह और दुर्गादास मेवाड़ के एक मस्तकर में कुछ राजपूत सालारों के साथ एक जगह जमा हुए। जब बहुत से राजपूत सालार उन दोनों के गिर्द जमा हो गए तब महाराणा जय सिंह अपने उन सालारों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज़ों, औरंगज़ेब आलमगीर का सालार औगर खान मेरे बाप की मौत का सबब बना था, जबकि मरहटों के मौजूदा पेशवा शंभूजी के बाप शिवाजी की मौत का सबब इसी औगर खान का भाई रनमस खान बना था। अब हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपनी शिकस्त का इंतकाम औरंगज़ेब आलमगीर के लश्कर से लें। इससे कबल हमारे इलाकों में औगर खान, औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा आज़म दोनों अपने अपने लश्कर के साथ मौजूद थे, लिहाजा उनके मुकाबले में हम हरकत में आते हुए पसो पेश कर रहे थे। लेकिन अब हालात ने एकदम हमारे हक में तब्दीली कर दी है। मेरे साथियों, औगर खान जनूब के उन इलाकों से पहले अजमेर की तरफ चला गया था और अब सुना है वो अपने लश्कर के साथ सूरत में क़याम किए हुए है। इस मौके पर उसने हमाकत ये भी की है कि अपने भाई रनमस्त खान को भी उसके हिस्से के लश्कर के साथ उसने सूरत में बुला लिया है। अब औरंगज़ेब आलमगीर के दो बेहतरीन सालार औगर खान और रनमस्त खान सूरत शहर में पड़ाव किए हुए हैं। हमारे मुकाबले में इस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा आज़म अकेला है, जबकि बेजापुर वालों के मुकाबले में दलेर खान अकेला है।
तुम सबको यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि मैं और दुर्गादास दोनों औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज तुम सबसे सलाह मशवरा करने के बाद कुछ तेज़ रफ्तार कासिद बीजापुर की तरफ रवाना करें और उन्हें इत्तला दें कि उनके मुकाबले में इस वक्त दलेर खान अकेला है और अनमस खान सूरत जा चुका है। लिहाजा वो अपनी पूरी अस्करी कुव्वत को हरकत में लाते हुए दलेर खान पर हमलावर हों और उसे तबाह बर्बाद करके रख दें, जबकि मैं और दुर्गादास भी अपने लश्कर के साथ निकलकर औरंगजेब आलमगीर के बेटे आज़म पर ज़रब लगाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज़म को बदतरीन शिकस्त देकर उन इलाकों से भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। इसके अलावा तेज़ रफ्तार कासिद मैंने मरहटों के पेशवा शंभूजी की तरफ रत्नागरी भिजवाए हैं और उससे मैंने ये इल्तमास की है कि हम चूँकि औरंगजेब आलमगीर के बेटे आज़म के ख़िलाफ़ बीजापुर वाले दलेर खान के ख़िलाफ़ हरकत में आने लगे हैं, लिहाजा वो भी अपने सारे लश्करियों को हरकत में लाए और औरंगजेब आलमगीर के इलाकों पर हमलावर हो जाए। इस तरह औगर खान और अनमस खान सूरत शहर से हमारी तरफ आने की बजाय मरहटों की राह रोकने के लिए एतकाद खान और उसके लश्करियों की मदद से मरहटों की राह रोकेंगे, जबकि इस दौरान हम आज़म खान और बीजापुर वाले दलेर खान पर हमलावर होकर अपनी अपनी फतह को यकीनी बना लेंगे और उन इलाकों से मुगलों के लश्करियों को भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। महाराणा जय सिंह की इस तजवीज़ से उसके सारे राजपूत सालारों ने इत्तफाक किया था, लिहाजा तेज़ रफ्तार कासिद बीजापुर और रत्नागरी की तरफ रवाना किए गए। बीजापुर के हुक्मरानों के अलावा मरहटों के पेशवा शंभूजी से कहा गया कि वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से मुग़ल सल्तनत पर हमलावर हो जाएं। दूसरी तरफ खुद जय सिंह और दुर्गादास औरंगजेब आलमगीर के बेटे आज़म खान पर ज़रब लगाने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने लगे थे, लेकिन महाराजा जय सिंह और दुर्गादास दोनों की बदकिस्मती कि उन इलाकों में औरंगजेब आलमगीर के मुखबर भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे। महाराणा जय सिंह ने जो कासिद रत्नागरी शंभूजी की तरफ भिजवाए थे, उन्हें रास्ते ही में औरंगजेब आलमगीर के मुखबरों ने पकड़ लिया और उनका काम तमाम कर दिया। ताहम जो कासिद बीजापुर की तरफ भिजवाए गए थे वो वहां पहुंच गए और जयसिंह का पैगाम उन्हें पहुंचा दिया गया, लेकिन यहाँ भी औरंगजेब आलमगीर के मुखबरों ने बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहिरा किया। उन्होंने नई सूरत हाल से एक तरफ दलेर खान, दूसरी तरफ आज़म खान को मुत्तला कर दिया, लिहाजा फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए दलेर खान और आज़म खान दोनों अपने अपने लश्करियों को लेकर पीछे हट गए थे। वो ऐसी महफूज जगह चले गए थे जहां पुश्त की तरफ से उन पर हमलावर नहीं हुआ जा सकता था और सामने की तरफ से वो दुश्मन से निमटने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह उन दोनों के पीछे हटने की वजह से जहां महाराणा जय सिंह और दुर्गादास आज़म पर हमलावर ना हो सके, दूसरी तरफ बीजापुर का लश्कर दलेर खान पर हमलावर होने की जुर्रत ना कर सका। राजा जयसिंह एक रोज़ पूना शहर में अपनी बीवी दुर्गावती और बेटी शीतल के अलावा राधिका बाई के साथ अपने दीवान खाने में बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि जयसिंह के मुहाफिज दस्तों का सालार दीवान खाने के दरवाजे पर नमूदार हुआ और जयसिंह को मुखातिब करके कहने लगा, राना, दो कासिद आपसे मुलाकात करने के लिए हवेली से बाहर खड़े हैं। और वो जयसिंह के उन मुसल्लह दस्तों के सालार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जयसिंह बोल उठा, पहले ये बताओ जो कासिद मुझसे मिलना चाहते हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं। इस पर मुसल्लह दस्तों का वो सालार फिर बोल उठा, एक कासिद तो शिवाजी के सालार संत की तरफ से आया है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बताता नहीं। उसका कहना है कि जो कुछ वो कहना चाहता है आपसे ही कहेगा, लिहाजा मैंने मजीद उसे नहीं कुरेदा। दूसरा कासिद मोहतरम औगर खान की तरफ से आया है, उससे मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने दोनों को मेहमान खाने में बैठने की दावत दी। औगर खान का कासिद तो ऐसा करने पर तैयार हो जाता, लेकिन जो कासिद संत की तरफ से आया था उसका कहना था कि मैं फिलफौर वापस जाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी मुलाकात फ़ौरन राना से करा दो। जब वो मेहमान खाने की तरफ नहीं गया तो औगर खान का कासिद भी कह रहा है कि जो पैगाम वो राना को पहुँचाना चाहता है वो फ़ौरन पहुँचाकर औगर खान के पास चला जाएगा, मेहमान खाने में क़याम नहीं करेगा। यहाँ तक कहने के बाद जब वो खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए जयसिंह कहने लगा, पहले औगर खान के कासिद को मेरे पास लेकर आओ ताकि कम अज़ कम मैं ये तो जान सकूं औगर खान का क्या पैगाम आया है। औगर खान उस वक्त है कहाँ? जहाँ तक संत के कासिद का ताल्लुक है, मेरा दिल कहता है संत का कासिद यकीनन राधिका का मुतालबा करने आया है। वो यही कहेगा कि हम राधिका को वापस कर दें,
राधिका और उसके भाई को चूंकि हमने अपने यहाँ पनाह दे रखी है, लिहाजा हम कैसे उन्हें संत के हवाले कर दें। इन हालात में अगर संत ने राधिका को हासिल करने के लिए पूना का रुख करके कोई नाकाम कोशिश करना चाही तो वो ऐसा भी नहीं करेगा, इसलिए कि जब उसे खबर होगी कि औगर खान भी पूना के नवाह में है तब वो पूना की तरफ देखने की जुर्रत और जसारत भी नहीं करेगा। बहरहाल तुम पहले औगर खान के कासिद को लाओ ताकि मैं जानूं वो क्या पैगाम लेकर आया है। मुहाफिज दस्तों का सालार वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक मुसल्ला जवान को अपने साथ लाया। अपनी जगह से उठकर राणा जय सिंह ने उससे मुसाफा किया, अपने करीब बैठाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज बताओ औगर खान ने तुम्हें क्या पैगाम देकर मेरी तरफ रवाना किया है। जवाब में वो कासिद बोल उठा, मेरे पास आपके लिए कोई लंबा चौड़ा पैगाम नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि औगर खान अपने लश्कर के साथ बरक रफ्तारी से पूना का रुख किए हुए है। मैं और मेरे चंद साथी लश्कर के आगे आगे पूना शहर में दाखिल हुए हैं ताकि औगर खान की आमद से आपको इत्तला करें। औगर खान ने हमसे ये भी कहा है कि आपको ये भी बता दिया जाए कि रसद और ज़रूरत का जो सामान आपने अमीर मोहतरम से मांगा था वो भी आपके लिए औगर खान लेकर आ रहा है। औगर खान जिस रफ्तार से सूरत से पूना की तरफ आने वाली शाहराह पर सफ़र कर रहा है, अगर इसी रफ्तार से वो पूना की तरफ आता रहा तो आज शाम से पहले पहले वो अपने लश्कर के साथ पूना पहुंचकर शहर के नवाह में पड़ाव कर लेगा। बस मैं यही इत्तला आपको करना चाहता था, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मुखबर जब खामोश हुआ तो उसकी इस इत्तला पर जहां शीतल बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी वहां राधिका भी मुतमईन थी। दुर्गावती और खुद राजा जयसिंह भी बेपनाह तमानियत का इजहार कर रहे थे। उस मुखबर के खामोश होने पर जयसिंह उसे मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे साथी इस वक्त कहाँ हैं? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? मैं तुम सबके क़याम का एहतमाम मेहमान खाने में करता हूँ। इस पर मुखबर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, नहीं, मेरे साथी शहर से बाहर ही हैं। मैं वापस जाऊंगा, अपने साथियों के साथ लौटूंगा। शहर से बाहर निकलकर हम इंतज़ार करेंगे और जब औगर खान अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुँचेगा तो हम भी लश्कर में शामिल हो जाएंगे। उसके साथ ही मुखबर ने राजा जयसिंह से इजाज़त ली। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया था। जयसिंह ने अब अपने उस सालार को संत के कासिद को लाने के लिए कहा। इस पर वो सालार बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद अपनी बीवी दुर्गावती, बेटी शीतल और राधिका की तरफ देखते हुए जयसिंह कहने लगा, औगर खान की आमद की इस इत्तला ने मुझे एक तकवीयत और कुव्वत पहुंचाई है। फिर वो राधिका की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, ये जो संत का कासिद आया है यकीनन वो तुम्हारी वापसी का मुतालबा करेगा, लेकिन अब इन मरहटों की ऐसी तैसी। बेटी, तुम्हारी खुशकिस्मती है शाम तक औगर खान यहाँ होगा। अब शाम में देर ही कितनी है, असर हो चुकी है, सूरज ढलना शुरू हो चुका है। बहुत जल्द औगर खान अपने लश्कर के साथ यहाँ होगा। उसके बाद तुम दोनों बहन भाई से मुतल्लिक औगर खान से बातचीत करेंगे, तुम्हें उसके लश्कर में मुंतकिल कर देंगे। फिर देखेंगे संत तुम दोनों बहन भाई को हासिल करने के लिए क्या कोशिश करता है। यहाँ तक कहते कहते जयसिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि वो सालार संत के कासिद को लेकर आया था। जयसिंह ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, वो खड़ा ही रहा और खड़े ही खड़े जयसिंह को मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि जयसिंह ने उसे मुखातिब करने में पहल कर दी। मुझे बताया गया है कि तुम मरहटों के सालार संत की तरफ से आए हो, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। उस पर आने वाला वो मरहटा जयसिंह को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे पास आपके नाम संत का ये पैगाम है कि आप राधिका और उसके भाई किशन सिंह दोनों को संत के हवाले कर दें। इस तरह आप और मरहटों के दरमियान टकराव नहीं होगा। संत ने आपके नाम मुझे ये पैगाम भी देकर भेजा है कि आपने राधिका और किशन सिंह को अपने यहाँ पनाह देकर गलती की है। ये दोनों बहन भाई आपके लिए सूदमंद नहीं, लेकिन हमारे मुजरम हैं और आपको ये ज़ेब नहीं देता कि मरहटों के मुजरमों को अपने यहाँ पनाह दें। इस बना पर संत का मुतालबा है कि राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाइयों को आप संत की तरफ रवाना कर दें। आने वाला मरहटा जब खामोश हुआ तब उसे मुखातिब करके जयसिंह कहने लगा, क्या तुम राधिका को इसकी शक्ल से पहचानते हो? मरहटे ने पहले नफ़ी में सर हिलाया, फिर कहने लगा, मैंने आज तक राधिका को देखा ही नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न, उसके जमाल के चर्चे इन सारे इलाकों में फैले हुए हैं। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है और मैं गलती पर नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके साथ दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इन दोनों में से एक ज़रूर राधिका और दूसरी आपकी बेटी शीतल हो सकती है।
इसलिए कि राधिका और शीतल इन इलाकों में इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़कियां ख्याल की जाती हैं। लिहाजा इन दो लड़कियों में से एक जरूर राधिका है। जवाब में जय सिंह मुस्कुराया, फिर राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ये सामने राधिका बैठी हुई है, इससे पूछो क्या ये तुम्हारे साथ संत के पास जाने के लिए तैयार है। जवाब में वो मरहटा सवालिया से अंदाज में राधिका की तरफ देखने लगा था, मुंह से कुछ ना बोला था। इस पर जय सिंह ने राधिका को मुखातिब किया, बेटी, संत का ये कासिर तुम्हारी तरफ सवालिया अंदाज में देख रहा है, तुम खुद ही इसे जवाब दे दो। इस पर राधिका चंद लम्हों तक खा जाने वाले अंदाज में उस मरहटे की तरफ देखती रही, फिर बेपनाह गुस्से और गजब का इजहार करते हुए कहने लगी, मरहटों की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात, मैं संत और इसके मरहटे साथियों पर लानत भी नहीं भेजती। राधिका के खामोश होने पर जय सिंह ने चंद लम्हों तक बड़े गौर से संत के कासिद की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुमने अपने कानों से राधिका का जवाब सुन लिया है। जब राधिका संत की तरफ जाना ही नहीं चाहती तो तुम क्यों दोनों बहन भाई को जबरदस्ती संत के पास ले जाना चाहते हो। जय सिंह जब खामोश हुआ तब संत का वो कासिद कुछ देर खामोश रहा। सरसरी सी एक निगाह उसने राधिका पर डाली, उसके बाद जय सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, जहां तक मुझे बताया गया है दोनों बहन भाई मासूम नहीं हैं, मुजरम हैं, संत के यहां से भागकर इस तरफ आए हैं। दोनों संत के कैदी थे। क्या आप समझते हैं कि एक कैदी भाग जाए तो मासूम कहलाता है। इस मौके पर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपने राधिका और इसके भाई किशन सिंह दोनों को संत के हवाले ना किया तो संत आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई भी कर सकता है। इस मराठे के इन अल्फाज पर जय सिंह किस कदर ताव खा गया था। बरहमी का इजहार करते हुए कहने लगा, तुम मरहटे हो, मरहटों को हम अछूत ख्याल करते हैं, लिहाजा एक अछूत की हैसियत से अपनी हदूद के अंदर रहकर मुझसे बात करो। वापस जाकर मेरी तरफ से संत को ये पैगाम दे देना कि वो जब और जिस वक्त चाहे इंतकामी कार्रवाई कर ले, लेकिन राधिका और उसके भाई किशन सिंह को किसी भी सूरत उसके हवाले नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई नाजरीन, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।